किशोर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी किशोर, क्या कर रहे हो इस बंजर खेत में? अरे बंजर तो हो गया है खेत, पर अब क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब उन बकरियों और मुर्गियों के साथ घर तो नहीं चल सकता। तुम्हारी बात भी सही है। गांव में लगभग हम सभी किसानों की एक सी हालत है। बकरियां पाल रहे हैं, पर उनका दूध बेचकर हम क्या ही कर लेंगे। अरे मेरा तो खेत भी साहूकार के पास गिर भी पड़ा है, अब तक छुड़वा नहीं पाया हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे अपना और परिवार का पेट पालूं और खेत को छुड़वाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। सुरेश चला जाता है और किशोर अपना काम जारी रखता है। किशोर के पास कुछ बकरियां और मुर्गियां थीं। किशोर रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। सुनिए जी, आप बकरियों को ज्यादा दूर चराने के लिए मत ले जाइए। आपको पता है ना, आजकल वन के मार्ग से कुछ जंगली जानवर गांव में आने लगे हैं। अब कहीं हमारी बकरियों को खा गए तो हमारी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हाँ जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? सभी लोग एक ही जगह पर जाएंगे तो सबकी बकरियों को खाना नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। फिर भी मैं ध्यान रखूंगा। किशोर अपनी बकरियों को वन के पास चराने को ले जाता है। चलो 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 चलो, जल्दी घास खा लो। किशोर अपनी बकरियों से बात करते हुए उन्हें घास खिला रहा होता है। कुछ देर के बाद किशोर बकरियों को लेकर घर के लिए लौटने लगता है। तभी उसे एक कुत्ते का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है ये कुत्ते का, पर ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं अपनी माँ से खो तो नहीं गया है? किशोर आसपास देखता है, पर उस कुत्ते की माँ कहीं नहीं होती है। लगता है ये बच्चा खो ही गया है। क्या करूं अब? इसे यहीं छोड़ भी तो नहीं सकता। एक काम करता हूँ, अभी इसे अपने साथ ले जाता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या करना है। ऐसा विचार करके किशोर उस कुत्ते के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है। किशोर और सुरेखा कुत्ते के बच्चे को अपनी बकरी का दूध पिलाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुत्ते का बच्चा बड़ा होने लगता है। सुरेखा उसका नाम शेरू रखती है। एक दिन, अरे किशोर, इस शेरू को तुम यहाँ वन में तो लेकर आ गए हो, पर इसे इतनी बकरियों और मुर्गियों के साथ रखना सही नहीं है। पालतू है, फिर भी आखिर ये है तो कुत्ता ही। कहीं इसने तुम्हारी मुर्गियाँ खा ली तो? शेरू अब सभी बकरियों और मुर्गियों के साथ घुल मिल गया है। लगता तो नहीं है कि वो किसी मुर्गी को खाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर मैं तो कहता हूँ कि तुम ध्यान रखना, अगर ये जंगली कुत्ता निकला तो पता नहीं क्या कर ले। अब शेरू भी रोज किशोर के साथ वन में जाता था। एक दिन जब सब लौट रहे थे, तब एक लोमड़ी पेड़ के पीछे से एक बकरी को देख रही थी। वो लोमड़ी एक बकरी के बच्चे पर झपटने ही वाली थी कि तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लग जाता है। अरे शेरू, क्या हुआ? इतने भौंक क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। किशोर शेरू को चुप करा रहा था, पर शेरू था कि भौंकता ही रहता है। किशोर शेरू जिस दिशा की ओर देखकर भौंक रहा था, वहाँ देखता है, तब उसे वहाँ छुपी हुई लोमड़ी दिखाई देती है। किशोर उस लोमड़ी की तरफ पत्थर फेंकता है और लोमड़ी को भगा देता है। घर आने के बाद, सुरेखा, आज तो कमाली हो गया। आज हमारे शेरू ने हमारी बकरियों को बचाया है। वो कैसे? अरे जब मैं बकरियों को लेकर वापस लौट रहा था, तब ये शेरू अचानक भौंकने लगा। मैंने देखा तब एक लोमड़ी बकरियों को घूर रही थी। इसका अर्थ है कि आज अगर शेरू नहीं होता तो हमारी बकरियां उस लोमड़ी का शिकार बन जाती। हाँ सुरेखा, उस दिन सुरेश को लग रहा था कि शेरू कहीं मुर्गियों को खा ना ले, पर देखो हमारा शेरू तो हमारे जानवरों को दूसरे जानवरों से बचा रहा है। एक दिन लोमड़ी बकरी की खाल पहनकर बाकी बकरियों में बैठ जाती है। लोमड़ी सोच रही थी कि जब रात हो जाएगी तब वो एक बकरी को खा जाएगी।
और उसने बकरी की खाल पहनी है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी शेरू फिर से भौंकने लगता है। किशोर बाहर आता है। क्या हुआ शेरू, इतनी रात को क्यों भौंक रहे हो? कोई है क्या? शेरू भौंके ही जा रहा था, तब किशोर को समझ आया कि एक लोमड़ी वहाँ बैठी हुई थी। अच्छा, तो ये लोमड़ी बकरी की खाल पकड़कर बैठी है। बड़ी ही चालाक समझ रही है खुद को। अरे पर हमारा शेरू उससे भी ज्यादा होशियार है। किशोर एक छड़ी उठाता है और लोमड़ी को पीटने लगता है। लोमड़ी अपनी जान बचाकर भाग जाती है। ऐसे ही एक दिन किशोर खेत में गया हुआ होता है। तब साहूकार अपने कुछ हट्टे कट्टे नौकरों के साथ वहाँ आता है। शेरू भी किशोर के साथ खेत में ही होता है। क्या कर रहे हो गरीब किसान? मालिक, आप कोई बात है क्या? तो आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता हवेली पर। अरे अब कुछ दिनों के बाद ये खेत मेरा ही होने वाला है, इसीलिए देखने आया हूँ कि क्या कर रहे हो मेरे खेत में। मालिक, ये खेत मेरा है। मैंने तो बस आपके पास इसे गिरवी रखा है और जल्दी ही मैं आपको पूरा कर्जा लौटाकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। इतने सालों के बाद भी ये सपना देख रहे हो किसान? अभी तक तुमने आधा कर्जा भी नहीं लौटाया है, तो पूरा कर्जा कब चुकाओगे? जल्दी ही चुकाऊंगा मालिक। जल्दी नहीं, 8 दिनों में। मैं तुम्हें बस 8 दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 8 दिनों में मेरा पूरा कर्जा नहीं लौटाया तो ये खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उसके बाद तुम कभी इस खेत के आसपास भी दिखाई दिए तो गांव के किस कोने में तुम्हारी लाश पड़ी होगी ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? 8 दिनों में मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? और आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो वापस कब लेना है ये भी मैं ही तय करूंगा। साहूकार अब किशोर पर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है। इतनी देर से शांत बैठा हुआ शेरू साहूकार को चिल्लाता हुआ देखकर अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। अच्छा, तो अब ये कुत्ता मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर साहूकार एक पत्थर उठाता है। ये देखकर शेरू तेजी से साहूकार की तरफ आता है और उसे काटने लगता है। छोड़ छोड़ पागल कुत्ते! अरे अरे किशोर, कुछ कहो। तुम्हारे इस कुत्ते को पागल हो गया है तुम्हारा कुत्ता। साहूकार भागने लगता है। शेरू साहूकार की धोती पकड़कर दूर तक उसके पीछे जाता है और उसके पैर को जोर से काट लेता है। साहूकार के पैर से मांस का टुकड़ा निकल जाता है। किशोर, तुमने मुझ पर ये कुत्ता छोड़कर ठीक नहीं किया। तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। साहूकार किशोर को ऐसी धमकी देकर चला जाता है। साहूकार अपनी हवेली में आता है। शेरू ने जिस जगह पर साहूकार को काटा था वहाँ उसे बहुत गहरा घाव हुआ था। वैद्य जी को बुलाकर साहूकार अपना इलाज करवा लेता है। फिर कालिया, आज उस किशोर के कुत्ते ने मुझे काटकर बहुत बड़ी गलती की है। उसका कुछ तो करना है। जब तक मैं उस कुत्ते और उसके मालिक उस गरीब किसान को सबक न सिखा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर सरकार, अगर हमने अभी तुरंत उसे कुछ किया तो सब पता चल जाएगा। फिर वो महाराज के पास हमारी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। कुछ दिन रुक जाते हैं। उधर किशोर के घर पर आज तो साहूकार बाल बाल बच गए। हाँ, पता चला मुझे। साहूकार को धोती पकड़कर भागते हुए देखा मैंने। उस साहूकार ने तो आज बहुत परेशान कर दिया। 8 दिनों में उनका सारा कर्जा लौटाने को कहा है उन्होंने। क्या 8 दिनों में? इतने कम दिनों में हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ऊपर से ये शेरू ने उन्हें काट भी लिया, तो वो भी तो अब और ज्यादा गुस्से में होंगे। पर शेरू ने उन पर हमला क्यों किया? ऐसे तो वो किसी पर नहीं भौंकता। साहूकार मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए कदाचित शेरू को उन पर गुस्सा आ गया। हो सकता है।
3-4 दिन बीत जाते हैं। रात हो जाती है। कालिया अपने एक साथी को लेकर किशोर के घर के आंगन में छुपता है। शेरू वहीं सोया हुआ था। कालिया अपने साथ मांस के कुछ टुकड़े लेकर आया था। चलो अब ये मांस के टुकड़े उस कुत्ते के पास फेंकते हैं। बस एक बार वो कुत्ता हमारे पास आ जाए तो समझो काम हो ही गया। कालिया और उसका साथी मांस के टुकड़े शेरू के आसपास फेंकते हैं। शेरू उस मांस के टुकड़ों की गंध सूंघकर उसके पास आता है और वो मांस खाने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर कालिया और उसका साथी शेरू पर एक बोरी फेंकते हैं और शेरू को उस बोरी में पकड़ लेते हैं। अब आ गया ना पकड़ में। चलो इसे साहूकार के पास ले जाते हैं। कालिया और उसका साथी शेरू को लेकर साहूकार के पास आते हैं। वाह, पकड़ लिया इसे। अब इसे ऐसी जगह छोड़कर आओ कि ये कभी वापस ना आ पाए। कालिया और उसका साथी शेरू को एक सुनसान जगह पर एक कुएं में फेंक देते हैं। शेरू कुएं के पानी में तैरता रहता है। उधर साहूकार अपने दूसरे नौकरों को किशोर के घर भेजता है और किशोर को उठाकर ले आता है। मालिक, ये सब क्या है और मेरा शेरू कहाँ है? जरूर शेरू के साथ आपने कुछ किया होगा, क्योंकि शेरू के होते हुए आपके नौकर मुझे उठाकर नहीं ला पाते। तुम्हारा वो पागल कुत्ता जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गया है। अब तुम उसकी चिंता मत करो। तुम सिर्फ एक काम करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये है तुम्हारे खेत के कागज। इन पर अपना अंगूठा लगा दो। क्या लिखा है इस कागज पर? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये लिखा है कि तुम अपनी खुशी से ये खेत मेरे नाम कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आपने मुझे 8 दिन की मोहलत दी थी, जिसके 4 दिन अभी भी बाकी हैं। उससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ उसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। साहूकार अपने नौकरों को आदेश देता है और साहूकार के नौकर लाठी काठियों से किशोर को जोर जोर से पीटने लगते हैं। किशोर शेरू को पुकारने लगता है। शेरू, शेरू, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, शेरू। किशोर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शेरू को पुकार रहा था। शेरू को किशोर की आवाज सुनाई देती है। शेरू कुएं से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा होता है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। उसी समय उस राज्य के महाराज शुभंकर शिकार के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनके कुछ सिपाही भी थे। महाराज शेरू की आवाज सुनते ही, सिपाहियों, किसी श्वान की आवाज आ रही है। वो जोर जोर से भौंक रहा है। लगता है उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। ढूंढो, कहाँ है वो श्वान? सिपाही शेरू को ढूंढने लगते हैं। एक सिपाही को कुएं में शेरू पड़ा हुआ दिखता है। महाराज, उस कुएं में एक श्वान गिरा हुआ है। उस श्वान को बाहर निकालो। सिपाही एक रस्सी के सहारे से शेरू को कुएं से बाहर निकालते हैं। शेरू जैसे ही कुएं से बाहर आता है, जोर से भागने लगता है। लगता है ये श्वान किसी की सहायता के लिए ऐसे भाग रहा है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। चलो। महाराज और सिपाही भी उसके पीछे जाने लगते हैं। शेरू किशोर की आवाज का पीछा करते हुए साहूकार की हवेली पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि साहूकार के नौकर किशोर को पीट रहे हैं और उसके माथे से खून बह रहा है। शेरू फिर भौंकने लगता है और उन नौकरों पर हमला करता है। अरे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? तुम तो इसे कुएं में फेंक कर आए थे ना? हाँ सरकार, पता नहीं इतने गहरे कुएं से ये बाहर कैसे आ गया। शेरू, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी महाराज अब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पकड़ लो इन सबको। महाराज यहाँ कैसे आ गए? हम इस श्वान के पीछे यहाँ आए हैं। हमने ही इसे कुएं से बाहर निकाला था। दुष्ट साहूकार, तुम इस व्यक्ति को क्यों पीट रहे थे?
किशोर महाराज को सब बात बता देता है। दुष्ट साहूकार, तुम ऐसे गरीब किसानों के साथ इतना अन्याय करते हो। ये बात यदि हमें पहले पता होती तो हम तुम्हें पहले ही काल कोठरी में भेज देते। सिपाहियों, ले जाओ इन सबको और बंद कर देना काल कोठरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नहीं किसान, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे शेरू ने अपनी वफादारी का अद्भुत प्रदर्शन किया है। आज यदि वो नहीं होता तो हम तुम तक नहीं पहुंच पाते। अब तुम मेरे साथ चलो। राजवैद्य जी तुम्हारा उपचार करेंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। महाराज किशोर को ले जाते हैं। शेरू भी उनके साथ होता है। कुछ देर के बाद किशोर शेरू को घर ले आता है। सुरेखा को सब बात पता चलती है। तब की वफादारी पर गर्व होने लगता है। ले लो ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। पालक, मूली, गोभी, गाजर लाया हूँ। मैं लाल लाल टमाटर लाया हूँ। साईं रोज की तरह सब्जी बेचने जा रहा था। तभी वह देखता है कि एक 7-8 साल का बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पेड़ से गिरने ही वाला था कि तभी साईं ने भागकर जाकर उसे पकड़ लिया। अरे भाई, क्या कर रहे हो? तुम अभी नीचे गिर जाते ना। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आकर, सब्जी वाले भैया, तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। आज यदि तुम समय पर इसे पकड़ नहीं लेते तो ये तो आज इस पेड़ से नीचे गिर ही जाता। कितनी बार इसे कहा है कि ऐसे पेड़ पर मत चढ़ा करो, पर ये है कि मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, अभी छोटा है, आप ही थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। साईं अपनी सब्जी की हाथ गाड़ी लेकर आगे जाने लगता है। साईं हमेशा सबकी मदद करता था। साईं एक सच्चा और सज्जन व्यक्ति था। एक दिन, अरे भैया, थोड़ी सब्जी तो दे दो। हाँ, बताओ क्या चाहिए। और आज तुम कैसे आ गए सब्जी खरीदने? रोज तो भाभी आती हैं। अरे भाई, तुम्हारी भाभी मैके गई हैं, इसीलिए आज मुझे आना पड़ा। तभी वहाँ रमेश का दोस्त आता है। रमेश सब्जी खरीदकर साईं को पैसे दे देता है और अपने दोस्त से बात करते हुए आगे चला जाता है। साईं उसके पीछे भागते हुए आता है। रमेश भैया, अरे ओ रमेश भैया, क्या हुआ? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे भाई, बचे हुए पैसे तो लेना भूल ही गए, वही लौटाने आया हूँ। तुम तो बहुत ईमानदार हो साईं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद बचे हुए पैसे रख लेता, पर तुम तो मुझे पैसे देने भागते हुए आ गए। ईमानदारी से कमाऊंगा तभी तो संतोष मिलेगा। बेईमानी का 1 रुपया भी अपने पास रखूंगा तो रात को चैन की नींद न ले पाऊंगा। हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है। एक दिन उस राज्य के महाराज दूरदर्शन अपने महामंत्री से बात करते हुए, क्या हुआ महाराज, आप किस विषय में इतना विचार कर रहे हैं? विचार कर रहा हूँ कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कौन होगा। महाराज, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति आपसे अतिरिक्त कौन हो सकता है? नहीं महामंत्री, नहीं। हम इस राज्य के राजा अवश्य हैं, परंतु हम सबसे ज्यादा सच्चे और ईमानदार नहीं हो सकते। राजनीति के चलते हमें कई कारणों से लोगों से असत्य बोलना पड़ता है, कूटनीति करनी पड़ती है, इसीलिए हम तो सबसे अधिक सच्चे और ईमानदार नहीं हैं। तो फिर महाराज, आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि हमें कोई योजना बनाकर हमारे राज्य के सच्चे ईमानदार व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी कल्पना है, मैं विचार करता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साईं रोज की तरह सब्जी बेचने जा रहा था।
ले लो ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। पालक मूली गोभी गाजर लाया हूँ, मैं लाल लाल टमाटर लाया हूँ। साईं की ये सब्जी बेचने की रीत सबको बहुत अच्छी लगती है। साईं रोज ऐसे अलग तरह से अपनी सब्जियां बेचता था। उसी रास्ते से भोला नाम का व्यक्ति जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या, लाल रंग की पोटली, वो भी ऐसे रेशमी वस्त्र से बनी हुई। क्या होगा इस पोटली में, और किसकी पोटली गिरी होगी ऐसे रास्ते पर। भोला आगे चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ बनवारी आता है। वो भी उस पोटली को उठाकर देखता है। भोला और बनवारी के बाद हरि और प्रकाश भी उस पोटली को उठाकर फिर वहीं छोड़कर जाते हैं। कुछ देर के बाद साईं वहाँ पहुँचता है। अरे ये कैसी पोटली है। साईं उस पोटली को उठाता है। रेशमी लाल वस्त्र की पोटली, कहीं ये पोटली किसी बड़े व्यक्ति की तो नहीं है। पता नहीं क्या है इसमें, किसी की कोई मूल्यवान वस्तु तो नहीं है। क्या करूं? हाँ, मैं ये पोटली महामंत्री को दे देता हूँ, फिर वो पता लगाएंगे कि ये पोटली किसकी है, और जिसकी होगी उस तक पहुँचा देंगे। चलो राजमहल चलता हूँ। साईं राजमहल आ जाता है। अपनी सब्जी की गाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके वो राज्यसभा में महामंत्री के पास आता है। महाराज भी वहीं होते हैं। तुम कौन हो और सीधे राज्यसभा में कैसे आ गए? महामंत्री जी, मैं एक सब्जी वाला हूँ। मुझे आपको एक बहुत महत्व की वस्तु देनी है। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? ये लीजिए महामंत्री जी, मैं सब्जी बेच रहा था, तभी मुझे रास्ते में ये पोटली मिली है। रेशमी वस्त्र से बनी पोटली का उपयोग अधिकतर धनी व्यक्ति ही करते हैं। मैंने विचार किया कि किसी धनिक की मूल्यवान वस्तु इसमें हो सकती है, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। तुमने इसे खोल कर नहीं देखा कि इसमें क्या है? नहीं नहीं महामंत्री जी, मैंने नहीं देखा कि इसमें क्या है। मैं तो बस ये पोटली रास्ते से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ। क्या हुआ महामंत्री जी, क्या समस्या है इस व्यक्ति की? ओ महाराज, ये सब्जी वाला एक रेशमी पोटली लाया है। इसका कहना है कि इसे नहीं पता कि इसमें क्या है। अच्छा, जरा वो पोटली मुझे दिखाओ तो। महामंत्री वो पोटली महाराज को देते हैं। महाराज पोटली खोलते हैं और अरे ये क्या, ये तो मेरी ही पोटली है। मैंने इसमें हीरे रखे थे। कल ये पोटली मुझसे कहीं खो गई थी। हाँ, अभी याद आया। कल जब मैं अपने घोड़े से घर बैठकर उस मार्ग से जा रहा था, कदाचित ये पोटली गिर गई होगी। मैंने कल आपको कहा भी तो था महामंत्री जी। हाँ महाराज, मैं भूल गया था। अभी आपके बताने से स्मरण हो गया है। परंतु ये हीरे तो कम लग रहे हैं। जब ये पोटली खो गई थी, तब तो ये पोटली हीरों से भरी हुई थी। ये सब्जी वाले, महाराज क्या कह रहे हैं? जब महाराज से पोटली खोई थी, तब तो वो हीरों से भरी हुई थी, और अब हीरे कम हो गए। इसका अर्थ है कि तुमने हीरे निकाल लिए हैं। नहीं नहीं महामंत्री जी, मैंने तो इस पोटली को खोलकर देखा ही नहीं कि इसमें क्या है। मैंने तो जैसे ही उसे गिरा हुआ देखा, मैं तुरंत आपको इसे लौटाने आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें क्या है। परंतु हीरे कम तो हुए हैं, ये सत्य है। आपकी बात सच है महाराज, परंतु मैं भी सच बोल रहा हूँ। मैंने इस पोटली को नहीं खोला है। जब तुमने ये पोटली उठाई, तब तुम्हारे आसपास और कोई था? ये तो मैंने नहीं देखा महामंत्री जी। मैं तो सब्जी बेचते हुए जा रहा था। मैंने ये पोटली देखी और यहाँ आ गया। इसका अर्थ है कि तुमसे पहले किसी ने इस पोटली को उठाया होगा। हो सकता है महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो अपना काम कर रहा था। ये समस्या तो अब उलझती ही जा रही है। महामंत्री जी, किस प्रकार इस गुत्थी को सुलझाएं अब? सब्जी वाले,
तुम्हें ये पोटली किस स्थान पर मिली थी? बाजार के पास जो बगीचा है उसके पास ही ये पोटली गिरी थी। महाराज, उस बगीचे के आसपास हमारे कुछ सिपाही तैनात रहते हैं। हम उनसे इस पोटली के विषय में कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, आप बताइए उन्हें, देखते हैं उनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है। महामंत्री उन सिपाहियों को बुलाते हैं। फिर बताइए कि इस सब्जी वाले ने इस पोटली को कैसे उठाया था? हाँ महामंत्री जी, इस सब्जी वाले को मैंने पोटली उठाते देखा था। हाँ, मैं ही इस पोटली को यहाँ लेकर आया हूँ, परंतु मैंने चोरी नहीं की है। इस सब्जी वाले से पहले कितने लोगों ने इस पोटली को उठाया था, ये पता है क्या आपको? हाँ, सब्जी वाले से पहले 4 लोगों ने इस पोटली को उठाया था। उन सबको यहाँ बुला लो। सिपाही भोला, बनवारी और प्रकाश को बुलाकर लाता है। बोलो भोला, तुमने इस पोटली को देखा था? हाँ महामंत्री जी, मैंने इस पोटली को देखा था, पर मुझे इस विषय में बाकी कुछ नहीं पता है। बनवारी, तुमने भी इस पोटली को देखा होगा? जी महामंत्री जी, मैंने इसे देखा था, पर मैं इसे वहीं छोड़कर आगे चला गया था। अब तुम बताओ प्रकाश, तुमने इस पोटली को उठाया था? हाँ महामंत्री जी, मैंने इस पोटली को देखा। मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ गिरा होगा, इसीलिए मैं इसे अनदेखा करके आगे चला गया। आप सबने इस पोटली को कहाँ देखा था? वो बाजार में बगीचे के पास देखा था। पर आप तीनों में से किसी ने भी इस पोटली को राजमहल में आकर महामंत्री को देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो महाराज, मुझे लगा कि ये कोई सामान्य पोटली है, इसीलिए। हाँ महाराज, मैंने विचार किया कि जिसकी भी ये पोटली है वो इस पोटली को ढूंढते हुए अवश्य आएगा। यदि उसे ये पोटली यहाँ नहीं मिली तो वो समस्या में पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने इसे नहीं उठाया। और महाराज, मैं तो बहुत शीघ्रता में था, इसीलिए मैं भी इस पोटली को वहीं छोड़कर आगे चला गया। इसका अर्थ है कि हीरे की चोरी साई ने ही की है। नहीं महामंत्री जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ महाराज, हो सकता है अब यही तो इस पोटली को यहाँ लेकर आया था। इससे पहले कि ये पोटली राजमहल आए, इसने कुछ हीरे निकाल लिए होंगे। हाँ, हम सब तो इस पोटली को देखकर चले गए थे। महाराज, साई कह रहा है कि इसने हीरे की चोरी नहीं की है, और इन तीनों का कहना है कि इन्होंने पोटली उठाई भी नहीं थी। तो अब क्या करें? हम कैसे पता लगाएं कि हीरों की चोरी किसने की है? मेरे पास एक युक्ति है। किसी को इस विषय में पता नहीं है, परंतु चोर और अपने शत्रुओं को चकमा देने के लिए मैंने इस पोटली पर जो गांठ है उस पर विष लगाया था। जिसने भी इस पोटली को खोलने का प्रयास किया होगा, उसकी उंगलियों में विष लग गया होगा। जब भी वो अपनी उंगली मुंह में डालेंगे, वो विष उनके शरीर में फैल जाएगा। महाराज की ये बात सुनकर भोला, प्रकाश और बनवारी हाथ धोने के लिए भागने लगते हैं, और साईं वहीं खड़ा रहता है। महामंत्री उन्हें रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? नहीं महाराज, महाराज, वो मेरे हाथों को मिट्टी लगी है, इसीलिए। प्रकाश को क्या कहे, वो कुछ सूझता नहीं है। तुम क्यों नहीं भागे साई? महामंत्री जी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैंने इस पोटली को सिर्फ उठाया था, खोल कर नहीं देखा था इसमें क्या है, इसीलिए मुझे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम तीनों असत्य बोल रहे हो, और साई सही कह रहा है। ये मेरी और महाराज की ही योजना थी। क्या? हाँ, इस पोटली को विष नहीं लगा है। यदि विष लगा होता तो मैं इस पोटली को क्यों खोलता? वो तो मैंने सत्य को उजागर करने के लिए असत्य कहा था। हाँ, पोटली को विष नहीं लगा है,
और फिर भी तुम तीनों हाथ धोने के लिए भाग रहे थे। इसका अर्थ यही है कि तुमने इस पोटली की गांठ खोलने का प्रयास किया था। अब सत्य बताओ, नहीं तो सिपाही से कोड़े लगवाए जाएंगे तुम तीनों को। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं सत्य बताता हूँ। मैंने पोटली खोलकर देखी थी और मेरे आसपास कोई नहीं है। ये देखकर इस पोटली से कुछ हीरे चुरा लिए थे। ये देखिए वो हीरे। बनवारी और भोला भी अपनी जेब में रखे हुए हीरे निकालकर महामंत्री को दे देते हैं। स्पष्ट हो गया है कि भोला, बनवारी और प्रकाश ने मेरी पोटली से हीरे चुराए थे और साई ने उस पोटली को देखकर बिना उस पोटली को खोले वो पूरी ईमानदारी से ये पोटली यहाँ लेकर आया है। हाँ महाराज, मुझे विश्वास है आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ महामंत्री जी, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने ये योजना बनाई थी उसका उत्तर मुझे मिल गया है। कौन सा प्रश्न महाराज? महाराज के मन में कुछ दिनों पहले एक प्रश्न आया था कि हमारे राज्य में सबसे अधिक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कौन है। उसी की खोज करने के लिए हमने ये हीरे की पोटली उस मार्ग पर फेंकी थी और सिपाहियों को उस पर नजर रखने को कहा था। हाँ, और तुम ही उस प्रश्न के उत्तर हो। हमारे राज्य में तुमसे अधिक सच्चा कोई नहीं है। जिस क्षण तुमने उस पोटली को उठाया था उस क्षण एक सिपाही गांव में घूमकर तुम्हारे विषय में जानकारी प्राप्त करने गया था। उससे हमें पता चला कि तुम हमेशा सबकी सहायता करते हो और कभी बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं लेते हो। महाराज, अब साई को उस सच्चाई और ईमानदारी का उपहार देने का समय आ गया है। हाँ, भोला, बनवारी और प्रकाश, तुमने बिना जाने इस पोटली के अंदर की वस्तु ली थी। ये एक प्रकार की चोरी है, परंतु इस बार मैं तुम तीनों को क्षमा करता हूँ और छोड़ देता हूँ। पर स्मरण रहे, आगे कभी ऐसा समय आए तो आप पूरी ईमानदारी के साथ जो भी वस्तु हो उसे राजमहल में लेकर आएंगे। और साई, ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें ये हीरे की पोटली भेंट करता हूँ। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम्हें इसे रखना ही होगा। इसे हमारी विनती समझो या आदेश। जब तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में होंगे तब राज्य के हर व्यक्ति को तुमसे प्रेरणा मिलेगी और हमारा पूरा राज्य सच्चाई और ईमानदारी से भर जाएगा। इसीलिए तुम इसे रख लो। साई महाराज के दिए हुए हीरो की भेंट को रख लेता है। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण एक सामान्य सब्जी वाला साई अचानक धनवान बन जाता है। पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी के चर्चे होने लगते हैं। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।